हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी पेडागोगी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ये आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर एनईपी 2020 डैश ध्यान केंद्रित करती है। यानी बुनियादी स्तर पर एनईपी 2020 किसका ध्यान केंद्रित करती है? साक्षरता पर, साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, प्राकृतिक विज्ञान पर, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर। बताइए, एनईपी 2020 बुनियादी स्तर पर किसका ध्यान केंद्रित करती है? साक्षरता तथा अंक ज्ञान का। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पता है आप लोगों को। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर एनईपी 2020 आधारित है। तो साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर बुनियादी स्तर पर ध्यान केंद्रित करती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। अगला देखिए, अगला है, भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम में शामिल कौन है? एक प्रभावकारी औजार के रूप में ड्रिल का मतलब होता है दोहराव, आदत का निर्माण, जिज्ञासा आधारित अधिगम, व्याकरण के नियमों का अभ्यास। भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम में शामिल है, रचनावादी उपागम है यानी कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो ये किस पर आधारित होगा? जिज्ञासा पर आधारित होगा, क्योंकि यह कहता है लर्निंग बाय डूइंग वाला, यानी करके सीखना। तो यह जिज्ञासा आधारित अधिगम पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बच्चों के द्वारा पठन तथा लेखन में की गई त्रुटियां डैश कहलाती हैं। भाषा अधिगम के लिए सीढ़ी, भाषा विकास में बाधाएं, भाषा में प्रवाह प्राप्त करने में रुकावटें, भाषा सीखने में व्यक्ति की अयोग्यता। पहली बात तो जो ये त्रुटियां हैं ये पॉजिटिव में आती हैं, ध्यान रखिएगा। त्रुटियां हमेशा पॉजिटिव होंगी, क्योंकि जब हम त्रुटियां करेंगे तभी तो सीखेंगे। एक बार में तो कोई सब कुछ अच्छे से सीख नहीं लेता, गलतियां सभी से होती हैं। बच्चों के द्वारा पठन तथा लेखन में की गई त्रुटियां अधिगम के लिए सीढ़ी कहलाती है। ऑप्शन ए सही है। बाधा जहां, रुकावट, अयोग्यता ये सब नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखिए, अगला है ड्रिलिंग दोहराव डैश की एक प्रमुख विधि है। समग्र भाषा उपागम, व्याकरण अनुवाद विधि, खेल विधि या संप्रेषणात्मक उपागम। ये ड्रिलिंग दोहराव जो है व्याकरण अनुवाद की एक प्रमुख विधि है, ध्यान रखिएगा। किसकी विधि है? व्याकरण अनुवाद की विधि है ड्रिलिंग। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगातार पूछी जाती रहती है, तो ध्यान रखिएगा, रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला है प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के सोपानों के लिए सही क्रम का चयन कीजिए। प्रारूपण, मानस मंथन, रूपरेखा बनाना, प्रूफ रीडिंग, पुनरावृत्ति, अंतिम स्वरूप देना। इनका सही क्रम क्या है बताइए आप लोग। सबसे पहले हम लोग मानस मंथन करेंगे, तो सी जहाँ पर है वो वाला ऑप्शन रहने दीजिए, बाकी ऑप्शन कट कर दीजिए। फिर उसके बाद हम रूपरेखा बनाएंगे, तो ई हो गया। फिर प्रारूप बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करेंगे, फिर उसके बाद प्रूफ रीडिंग करेंगे, फिर अंतिम स्वरूप देंगे। प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के सोपानों का सही क्रम ऑप्शन ए वाला है, ध्यान रखिएगा, क्रम को याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, भाषा अधिगम के डैश सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि से भाषा सीखते हैं।
ऑप्शन है संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक या गेस्टाल्टवाद। भाषा अधिगम के डैश सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि से भाषा सीखते हैं। प्रयत्न तथा त्रुटि वाले से आपको याद आ रहा होगा कौन? थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक क्या थे? थॉर्नडाइक व्यवहारवादी थे। कौन थे? व्यवहारवादी थे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक व्यवहारवादी थे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, अगला है कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे? श्रवण, लेखन, यहाँ लिखने से संबंधित कोई कार्य नहीं है तो पहले ये गलत हो गया। जहाँ जहाँ लेखन है वह गलत हो जाएगा। पठन, श्रवण, वाचन। अब ये दो बचे हैं, बताइए इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय, शौक, भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे? श्रवण, यानी आप उनसे पूछ रहे हैं तो वो सुन रहे हैं, फिर उसका जवाब देंगे वाचन। श्रवण और वाचन गतिविधि में ये रखा जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पढ़ने से संबंधित कोई बात नहीं हो रही है, सुनने और बोलने से संबंधित बातचीत हो रही है। अगला देखिए, अगला है एक बालक को यह समझ है कि किसी कागज पर मुद्रित लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है और ये शब्द बोली जाने वाली भाषा से संबंधित हैं। उसमें किसका विकास हो चुका है? मुद्रित लिखित सामग्री की जागरूकता का, पृष्ठों की जागरूकता का, अर्थ की जागरूकता का, स्वनम की जागरूकता का। तो यहाँ इन तीनों का कोई मतलब नहीं है। जो बालक है उसमें मुद्रित लिखित सामग्री की जागरूकता का विकास हो चुका है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जब वह स्वनिम की जागरूकता से संबंधित है तभी तो वह किसी कागज पर मुद्रित लिखित सामग्री को प्रस्तुत कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, यह किस पर आधारित होगा? पाठ्य सामग्री की पुनः प्राप्ति व समझ पर, गलत। मूल्यांकन और प्रतिबिंबन यानी गहन चिंतन, यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। अपने शब्दों में कहना और सारांशीकरण करना, इसका कोई मतलब नहीं। बारीकी और सरसरी तौर पर पठन, बारीकी तो है लेकिन सरसरी तौर पर नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, अगला है भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु है। ऑप्शन, जब बच्चे अकादमिक भाषा सीखना शुरू करते हैं, जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील है, जब बच्चे भाषा सीखना रोक देते हैं, जब बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं। भाषा में अधिगम चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु है जब बच्चे अकादमिक भाषा सीखना शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं तो अभी चुनौती ज़्यादा नहीं है। जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील होते हैं, बिल्कुल सही। जब बच्चे भाषा सीखना रोक देते हैं तो क्या चुनौती होगी? उनका भाषा अधिगम रुक गया है तो कोई चुनौती नहीं होगी। जब बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं, यहाँ भी कोई चुनौती नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, ध्यान रखिएगा। जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील होते हैं, वह आयु उनके लिए चुनौतीपूर्ण होती है। अगला देखिए, वर्णों की रूपरेखा बनाना डैश प्रभावशाली रणनीति है। शिक्षार्थियों में शब्द संपदा के संवर्धन के लिए, व्याकरणिक नियमों को सीखने के लिए, पठन सामग्री में व्याकरण को एकीकृत करने के लिए, प्रक्रिया लेखन के लिए। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? वर्णों की रूपरेखा बनाना डैश प्रभावशाली रणनीति है। वर्णों की रूपरेखा बनाना
शब्द संपदा संवर्धन के लिए, यानी शिक्षार्थियों में शब्द संपदा को बढ़ाना, उनके शब्द भंडार को बढ़ाना। संपदा का मतलब होता है भंडार, संवर्धन का मतलब होता है बढ़ाना। जब वर्णों की रूपरेखा बन रही है तो इससे उनका शब्द भंडार बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। व्याकरणिक नियमों को सीखने के लिए, अभी तो वर्णों की ही रूपरेखा बन रही है तो व्याकरणिक नियम कैसे सीखेंगे। पठन सामग्री में व्याकरण, फिर से व्याकरण आ गया, बिल्कुल नहीं। प्रक्रिया लेखन की, अभी तो वर्णों की रूपरेखा बनाना ही सीख रहे हैं, प्रक्रिया लेखन कहाँ से आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। इस तरह आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सही आंसर का चयन कर सकते हैं। अगला देखिए, एक शिक्षिका भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में प्रतिदिन अपनी कक्षा में घेरा समय सर्कल टाइम से शुरू करती है, जहां वह प्रत्येक बच्चों को एक विशेष विषय पर बोलने के अवसर प्रदान करती है। यह एक महत्वपूर्ण रणनीति है पठन कौशल को विकसित करने के लिए, अक्षरों की पहचान के लिए, प्रारंभिक साक्षरता के लिए, बोध पठन के लिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एक शिक्षिका भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आरंभिक वर्षों में प्रतिदिन अपनी कक्षा में घेरा समय से शुरू करती है, जहां वह प्रत्येक बच्चे को एक विषय पर बोलने के अवसर प्रदान करती है। यह एक महत्वपूर्ण रणनीति है प्रारंभिक साक्षरता की। ऑप्शन सी सही आंसर है। आरंभिक वर्ष है तो पठन कौशल से संबंधित नहीं है, अक्षरों की पहचान से भी संबंधित नहीं है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर अक्षरों की पहचान हो चुकी है, तभी तो वह उन्हें विषय पर बोलने के लिए कह रही है ना। बोध पठन का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, नए शब्दों के अर्थ सिखाने की बजाय संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ सीखना अक्सर बच्चों को भ्रमित करता है, शब्दों की बेहतर समझ से सहायता करता है, रटकर याद करने को प्रोत्साहित करता है, समय की बर्बादी है। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे आप इसका सही आंसर पहचान सकते हैं। समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं, आप कुछ सीख रहे हैं तो समय की बर्बादी कैसे हो गई। रटकर याद करना तो पहले ही गलत है। अक्सर बच्चों को भ्रमित करता है, संदर्भ का मतलब कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ से याद करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। संदर्भ हमेशा पॉजिटिव होता है, यह चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जहाँ भी आपको संदर्भ दिखे वह पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वाला आंसर यही है। शब्दों की बेहतर समझ में सहायता करता है, संदर्भ सहित पढ़ना। अगला देखिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, दिए गए कथनों में से उस कथन का चयन कीजिए जो प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ रणनीतियाँ हैं। भाषा विकास के आरंभिक वर्षों में अभिभावकों द्वारा की गई बातचीत, बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाना, अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना, बच्चों को पन्ने पर वाक्य की नकल करके लिखने के लिए कहना। भाषा विकास के आरंभिक वर्षों में अभिभावकों द्वारा की गई बातचीत साक्षरता को बढ़ावा देने की रणनीति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो होगा वह अनुकरण द्वारा सीखेगा। कहानियाँ पढ़कर सुनाना, यह भी पॉजिटिव है, तो ए और बी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों पॉजिटिव हैं। प्रारंभिक वर्ष का बालक है तो वह अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए कैसे कह सकता है, यह गलत है। नकल करना ये तो पहले ही गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा। सामाजिक अंतःक्रिया, सहायता करना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, भाषा अर्जन का यंत्र। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, इसके कीवर्ड हैं SCL, सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज। तो सोशल इंटरेक्शन आ गया। सहायता करना यानी हेल्प करना, जिसे स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, पाड़ वाला है ये।
समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यह उनका बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ZPD। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। भाषा अर्जन का यंत्र किससे संबंधित है? चोम्स्की से। किससे संबंधित है? चोम्स्की से, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।